Friends, today I am going to discuss on the poem An Elegy Written in Country Churchyard, composed by Thomas Gray. मैं आज जैसा कि पूर्व में मैंने इस कविता के 26 स्टेंजा मतलब कि 26वें स्टेंजा तक मैंने डिस्कस किया था। आज मैं 27 स्टेंजा, यह स्टेंजा कवि के अपने जीवन से संबंधित स्टेंजा है, जिसमें कवि अपने वृतांत को, अपनी व्यथा को स्वतः व्यक्त करते हुए लिख रहा है। जैसा कि मैंने पूर्व के स्टेंजा मतलब 26वें स्टेंजा में मैंने बताया था कि अब कवि जो है अपनी व्यथा को ग्रामीणों के विचारों से मतलब ग्रामीणों के विचारों से जोड़ करके लिख रहा है कि अब जो बूढ़े वृद्ध ग्रामीण हैं जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, जैसा कि कविता में ऐसा वक्तव्य आया है। द पोएट वाज अंडर ए ट्री नेम्ड बीच, इट्स ब्रांचेज वेयर इन द डाउन पोजिशन एंड इट वाज वेरी स्ट्रेंज ट्री वेयर द पोएट इज लाइंग, वेयर द पोएट इज सीटिंग and taking rest, and he was carefree but he is thinking about, मतलब वो बगल में एक छोटी सी झील है, उसके पानी जो है उसके झरना मतलब उसका जो झरना है, झरने का जो पानी है वो कलकल करने की आवाज़ के साथ वहाँ उसको सुनाई पड़ रहा है, और कभी उस आवाज़ को सुन करके मतलब लेटा हुआ है और उसको नींद आ रही है। मतलब वहाँ तक मैंने बताया था। और आज मैं उसके नेक्स्ट स्टेंजा मतलब उस कविता के नेक्स्ट स्टेंजा की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं कविता को पढ़ रहा हूँ, जैसा कि आप लोग भी कविता को पढ़ लीजिएगा, टेक्स्ट बुक में है, मैंने भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई मीन टू से दैट हार्ड बाई ओन वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉर्न, muttering his wayward fancies he would rave, now dropping you awful one like one forlorn, are crazed with care or crossed in hopeless love। जो कवि है वह अपने बारे में लिखते हुए क्या कह रहा है, मतलब कि इसमें भी वही बात बताई जा रही है कि सम ओल्ड रस्टिक मतलब कुछ ग्रामीण, मतलब रस्टिक मीन्स होता है अनएजुकेटेड पीपुल ऑफ द विलेज, मतलब उस गांव के जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अर्थात ग्रामीण। मतलब यहाँ कह रहा है कवि कि ग्रामीण लोग कवि के बारे में बताएंगे, क्या बताएंगे कि हार्ड बाई यान वुड नाउ स्माइलिंग एज स्कॉर्न, मतलब वो समीप के जंगल में, यहाँ पर जैसा कि पंक्ति वाइज जो है थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसके बाद मैं भी उसका जो है संकलन किया हूँ। कविता को पैसेज वाइज मैंने पूरा मीनिंग उसको उतारा है, मीनिंग उसको लिखा है सरल शब्दों में। पहले मैं थोड़ा सा लाइन को समझाना चाहता हूँ ताकि आप उसके अर्थों को समझ जाएं। हार्ड बाई वन वुड मीन्स होता है समीप के जंगल, जो बगल में वहाँ जंगल थे। क्योंकि ये मामला निर्जन स्थानों का है, कभी एक निर्जन स्थान पर कब्रिस्तान पर बैठा हुआ है, वहाँ से जो है सारी चीज़ों को उसको सोच रहा है और लोगों को बता रहा है। तो यहाँ ये बताया गया कि हार्ड बाई यान वुड मतलब समीप के जंगल में द विलेजर्स, ओल्ड विलेजर्स आर अटरिंग, द ओल्ड विलेजर्स आर गिविंग देयर आर्गूमेंट टू द पीपुल, लोगों को कवि के बारे में, थॉमस ग्रे के बारे में बताते हुए वो अपने विचार को व्यक्त करते हैं, अब वो अपना तर्क देते हैं, उन बिंदुओं का वर्णन करते हैं जिनमें कवि को देखा गया, कवि को नहीं देखा गया, कब देखा गया, ये सारी बातें। तो हार्ड बाई आन वुड मतलब समीप के जंगल में, नाउ स्माइलिंग मतलब कि कवि को, एज इन स्कॉर्न मतलब घृणापूर्व विचारों के साथ, घृणापूर्वक विचारों के साथ समीप के जंगलों में कवि को देखा गया। मतलब अब कवि हमको लगता है कि मर गया है, तो उसके अंतिम दर्शन मतलब अंतिम मुलाकात, मतलब कवि जो है अपनी अंतिम मुलाकातों का वर्णन वहाँ कर रहा है। एज इमेजिन और इट वाज गेस्ड दैट ही हैज बीन डाइड, एज ही हैज बीन डाइड, जैसे को मर गया है। मटरिंग हिज वे यार्ड
मतलब कि उसके अनियंत्रित विचार, मतलब वो अपने विचारों से, मतलब उसके मन में, जैसे उसको देखने से लगा कि वो क्या कर रहा था, मटरिंग मीन्स होता भनभना रहा था, मन में बोल रहा था, मतलब उसके अंदर अनियंत्रित काल्पनिक विचार आ रहे थे। अनियंत्रित काल्पनिक विचार का मतलब जैसे आदमी जब बड़बड़ाने लगता है, ऐसी मुद्रा में उसको देखा गया। ही वुड रेव, मतलब वो घूम रहा था। कवि जो है वो क्या कर रहा था, घूम रहा था। कहाँ, समीप के जंगल में घृणापूर्वक उसके विचार थे, उसके अनियंत्रित काल्पनिक विचार थे, अर्थात वो कुछ बड़बड़ा रहा था। ऐसी दशा में कवि को गांव के वृद्ध लोगों ने देखा और लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पर कवि देखा गया। नाउ ड्रॉपिंग ओ फुलयान, मतलब उसको एकाकी जीवन, मतलब एकाकी का मतलब किसी के साथ नहीं देखा गया, उसको एकांत में ही देखा गया। और एकांत में वो कहाँ देखा गया, लाइक वन फरलॉन्ग, मतलब एक एकाकी जीवन, मतलब एकांत जगह पर उसको देखा गया, समीप के जंगल में। आर क्रेज्ड विथ केयर आर क्रॉस इन होपलेस लव, मतलब उसको कभी कभी ऐसा देखा गया कि वो बहुत निराश था, मतलब उसके जो जीवन थे, उसका जो जीवन था वो बहुत एकांत का जीवन था। और वो कैसा था, निराश था, उसके चेहरे पीले पड़ रहे थे, मतलब उसका चेहरा जो था, उसके चेहरे की लालिमा समाप्त हो गई थी। मतलब जो कवि था वो पूर्ण रूप से अब क्या कैसा हो गया है, अब बहुत निराश हो गया है। उसके जीवन की जो मतलब उसके चेहरे की जो लालिमा थी वो समाप्त हो गई है। इस प्रकार से ऐसा बताया जाता है। पोएट ऐसा कहता है, पोएट अपने कवि अपने बारे में ही बता रहा है, अपने बारे में अपना ही वर्णन कर रहा है, अपने बारे में लिखते हुए कह रहा है कि कवि को जो है अनंतिम बार, मतलब अब अंतिम समय पर इन जगहों पर देखा गया, ऐसी ऐसी मनोवृत्ति में ऐसी ऐसी दशा उसकी थी। So I mean to say that the poet in this stanza of the poem an elegy written in country churchyard, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह एक एलिजी है, शोक गीत है। कवि जो है गांव के कब्रिस्तान पर बैठा हुआ है, गांव के उन लोगों की दशा को, गांव के उन लोगों की कब्र की दशा का वर्णन कर रहा है जिन कब्रों में ऐसे लोग दफनाए गए हैं जो लोग शिक्षा से वंचित हो गए, समय से वंचित हो गए, पर्याप्त समय नहीं मिला, पर्याप्त शिक्षा नहीं मिली। अब कभी यह सब चीज़ों का वर्णन करते हुए यहाँ पर पहुँचता है कि अब एक दिन उसकी भी वही दशा होने वाली है। वो कहता है, पिछले स्टेंजा में उसने लिखा है कि हमारे जैसे, हमारे विचार वाले अगर कोई व्यक्ति या कोई कवि मिलेगा जो कि हमारा वर्णन हमारे विषय में, हमारे कब्रों के विषय में, कब्रों पर हमारे शिला, मतलब उसमें क्या कहते हैं कि स्मृति चिन्ह के विषय में सारी चीज़ों का वर्णन करते हुए यहाँ पहुँचता है कि हम भी एक दिन वैसे हो जाएंगे, हमारा भी कोई याद करने वाला नहीं रह जाएगा, हमारे बारे में कोई वर्णन करने वाला नहीं रह जाएगा। कभी भी एक दिन वैसे क्या कहते हैं कि गरीब ग्रामीण जो कब्र में दफनाए गए बेचारे लोग हैं, उन्हीं की भांति कभी भी हो जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पर वो कह रहा है, क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इन द व्यू ऑफ द पोएट इज पर्सनली एड्रेसेज अबाउट हिमसेल्फ, मतलब वो व्यक्तिगत रूप से अपने बारे में ही क्या कह रहा है। सम ओल्ड विलेजर्स, इट वॉज सेड दैट इन द मीनिंग अगेंस्ट द पैसेज, मतलब इस पैसेज के अर्थ में ये बताया जा रहा है क्या, सम ओल्ड विलेजर्स वुड से दैट, मतलब कुछ वृद्ध ग्रामीण वो बताएंगे, क्या बताएंगे, जिन लोगों ने कवि को देखा था, जिन लोगों ने कवि को इसके पहले देखा था, वो लोग क्या करेंगे, अपने दृष्टांत को, मतलब इस दृष्टांत का वर्णन करेंगे कि कवि को देखेंगे, मतलब वो लोग बताएंगे, क्या बताएंगे, ही हैड सीन द पोएट रोमिंग अबाउट इन ए नियर बाई फॉरेस्ट, मतलब वही बात, समीप के जंगलों में कवि को देखा गया। मतलब वो बूढ़े वृद्ध ग्रामीण जो हैं, कुछ ग्रामीण वृद्ध ग्रामीण जो है कवि के बारे में बताएंगे कि अभी क्या कहता, द पोएट रोमिंग अबाउट इन नियर बाई फॉरेस्ट विथ ए सार्केस्ट स्माइल, मतलब उसके चेहरों पर गंभीरता, उसके चेहरे पर घृणा के विचारों के साथ कवि को समीप के जंगल में घूमते हुए, रोमिंग इधर उधर घूमते हुए देखा गया। अर्थात द पोएट वाज सीन इन द नियर फॉरेस्ट and in the position of scornful, or he was seen in scornful position near the forest. Some villagers are giving their arguments, some villagers are uttering about the some
gestures of the poet about in nearby forest with a sarcastic smile on his lips and mumbling in low voice his fanciful thought। मतलब उसके काल्पनिक विचारें, उसके काल्पनिक विचार जिसमें वो शून्य दिखाई पड़ता था। मतलब नंबलिंग का मतलब होता है ओठों पर कुछ चीज़ों को, कुछ शब्दों का बुदबुदाना, मतलब कि वो बात द वॉइस इज नॉट क्लियर व्हेन इट वाज सेइंग नंबलिंग पोजीशन इन नंब। मतलब कि नंबलिंग का मतलब होता है कि ओठों से स्पष्ट शब्दों का न निकलना, ये नंबलिंग होता है। इन लो वॉइस मतलब बहुत धीरे सी आवाज़ में, हिज फैंसीफुल उसके काल्पनिक विचारों को, मतलब अपने कल्पना में खोए हुए स्थिति में कवि को समीप के जंगल में देखा गया। द पोएट अगेन सेज दैट, कवि आगे बताता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कवि अपने बारे में ही लिख रहा है, ऐसा बता रहा है कि अब कुछ दिनों के बाद हमारे बारे में हमको जो जिन लोगों ने देखा है वो लोग बताएंगे कवि को इस दिन, इस समय, इस बेला, इस प्रहर में देखा गया था, इस परिस्थिति में था, मतलब बड़बड़ा रहा था। जैसे होता है, लोग बताते हैं कि आदमी जब मरने वाला होता है तो उसकी अंतिम स्थिति जो है इस प्रकार की हो जाती है, वो स्थिर नहीं रह पाता है, कुछ न कुछ उल्टा सीधा बातों को सोचता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, चिंतनशील नहीं रह जाता है, उसके चेहरे की लालिमा समाप्त हो जाती है। इस परिस्थिति में कवि को वहाँ पर देखा गया है और कवि वर्णन कर रहा है कि कुछ ग्रामीण हमारे बारे में ये बताते रहेंगे, बताएंगे कि कवि को इस परिस्थिति में वहाँ पर देखा गया। The poet again says that he was seen bending down like a lonely, tired and sick man. It is said that the poet was also seen in not healthy position, मतलब वो स्वस्थ पोजीशन में, स्वस्थ दशा में उसको नहीं देखा गया, बल्कि was seen bending down like a lonely, मतलब झुके हुए स्थिति में, उसके चेहरे झुके थे, उसके शरीर झुकी थी, उसके चेहरे की लालिमा, उसके चेहरे का प्रकाश समाप्त हो गया था, उसके चेहरे पर उदासी थी। ऐसी परिस्थिति में कवि को देखा गया, ऐसा कवि कह रहा है, थॉमस ग्रे बता रहा है। लाइक ए लोनली मतलब एकांतवास में, टायर्ड मतलब थक करके और बीमार होकर के जब व्यक्ति एकांत में रहता है, उसकी थकान और उसकी बीमारी उसके चेहरे पर परिलक्षित होती रहती है, उसके चेहरे पर झलकती रहती है। ऐसी परिस्थिति में कवि को देखा गया। The poet means to say that the totally meaning of this passage is the poet is addressing about himself that the before incident of his life, मतलब उसके जीवन के पहले की सारी घटनाएं, and the activities of before his life, उसके जीवन के पहले के सारे क्रियाकलापों को the some old villagers were narrating in their थॉट, अपने विचारों में उसको संकलित कर रहे थे, बोल रहे थे, उसका वर्णन कर रहे थे। ही लुक्ड लाइक ए मैन फुल ऑफ वरीज, ऐसा प्रतीत होता था कि वह पूर्ण रूप से, वरीज मतलब दुखी, वरीज मतलब थका हुआ, वरीज का मतलब निराश हुआ, मतलब निराश होकर के बैठ गया हो, उसके जीवन की कोई जो उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई प्रकाश न दिखाई पड़ रहा हो, उसके जीवन की जो ज्योति है, उसके जीवन की जो सोचने विचार करने की जो क्षमताएं हैं, वो सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं। ऐसी मनोवृत्ति, ऐसी दशा में कवि को देखा जाता है। कहाँ पर? समीप के जंगलों में। So the poet means to say that he looked like a man full of worries, ऐसा दिखाई पड़ा वह कवि, जो ऐसा कवि था जो पूरी दुनिया के बारे में लिख रहा था, गरीब ग्रामीणों के बारे में लिख रहा था, महत्वाकांक्षी लोगों के बारे में लिख रहा था, गरीबों के बारे में लिख रहा था, धनी धनाढ्य लोगों के बारे में लिख रहा था। बट ही वाज सीन फुल ऑफ वरीज, मतलब बहुत व्यथित रूप में उसको देखा गया। आर ए पर्सन ऑब्जेक्टेड एंड होपलेस इन लव, या ऐसे व्यक्ति, आर ए पर्सन ऑब्जेक्टेड मतलब ए पर्सन ऑब्जेक्टेड एंड होपलेस इन लव, जैसे एक व्यक्ति जो अपने प्रेम में, जो अपने जीवन के प्रेम में दुखित हो गया हो, निराश हो गया हो, और उसका जो प्रेम है वो क्या हो गया है, मतलब अपने प्रेम में निराश हो गया है, ऑब्जेक्टेड मतलब व्यथित हो गया हो। ऐसी मनोवृत्ति के साथ कवि को जो है समीप के जंगलों में देखा गया। द पोएट मीन्स टू से दैट ही वाज सीन एट द लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, मतलब उसके जीवन के मतलब अंतिम चरण में उसको जंगलों में, उसको समीप के जंगलों में देखा जाता है इस प्रकार की मनोवृत्ति के साथ। So it was the meaning of this passage. The poet
attraction and the poet's brightness of his body has been lost by itself, मतलब अपने आप उसके चेहरे की लालिमा, चेहरे का प्रकाश, उसके अंदर जो चमक थी, सारी चीज़ों को उसने खो दिया है. सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज. आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पैसेज, द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पैसेज. जैसा कि आपको जो है अब हम अगले स्टेंजा को डिस्कस करूँगा. जैसा कि अगले स्टेंजा में उसके और मतलब कि उसकी जो और स्थितियाँ हैं, उसकी जो और परिस्थितियाँ हैं, वो अंतिम चरणों में उसके जो मूवमेंट हैं वो इसमें जो है वर्णित किए गए हैं, इसमें लिखित हैं. हम अगले स्टेंजा में आपको बताने जा रहे हैं. सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17वें स्टेंजा में, इस 27 पोएम में कवि ने जो है अपने बारे में ही सारी चीज़ों को, अपने दृष्टांतों को, अपनी मनोवृत्ति को, अपनी मनोदशा को वर्णन करते हुए आगे चल रहा है. देखिए क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा. One morn I missed him on the customed hill, along the heath and near his favorite tree. Another came nor ate beside the rill, nor up the lawn, nor at the wood was he. मतलब अब देखिए इसमें जो है स्टेंजा 28 में जो थॉमस ग्रे है वो बता रहा है, वो क्या बता रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए. जैसा कि आपने इसमें देखा कि वो कैसा हो गया था, एकदम निराश हो गया है, थक करके टूट गया है. भाई ही हैज लॉस्ट ऑल हिज पावरफुल थॉट, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज एनर्जी ऑफ हिज बॉडी, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज इटर्नल थॉट ऑफ हिज सोल. मतलब वो अपनी आत्माओं के आंतरिक विचारों को, वो अपने शरीर के आंतरिक विचारों को सबको खो गया है. उसको वो सभी चीज़ें उसकी खो गई हैं. वो क्या हो गया है, वो टूट गया है, वो थक गया है, वो एकदम थकान महसूस कर रहा है, वो दुनिया से विदा लेना चाहता है. इन द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, अब कवि फिर यही वो बातें दोहरा रहा है कि जो वृद्ध ग्रामीण हैं, मतलब कि उस गांव के, मतलब जिसका संदर्भ कवि यहाँ दे रहा है, उन लोगों को इंगित करते हुए, संकेत करते हुए ये बता रहा है कि वो अभी जो वृद्ध ग्रामीण थे, जिनके बाल सफ़ेद हो गए थे, वो तरह तरह की बातें, उसके जीवन से संबंधित तरह तरह की बातें बता रहे हैं लोगों को, समझा रहे हैं लोगों को कि वो जो कवि है अब वो इस दुनिया में नहीं, हो सकता है कुछ दिन तक ही रहे, क्योंकि उसके जो जीवन की आशा, उसके जीवन की जो कड़ी हैं वो सभी टूटी जा रही हैं. अब देखिए इस स्टेंजा में अब ऐसा दृष्टांत दर्शाया जा रहा है, कभी ऐसी चीज़ों का वर्णन अपने बारे में कर रहा है कि जैसे वो कभी अब मर गया है. ही वॉज नेवर सीन बिफोर व्हेन वॉज सीन इन द 27 स्टेंजा. मतलब इसमें तो उसको देखा गया, उसके चेहरे पर थकान थी, वो थका हुआ था, बीमार लग रहा था, परेशानियों से घिरा हुआ था, ऐसा उसको अभी देखा जा रहा है. अब इस सीन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है. उसके जो क्रियाकलाप हैं, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके माध्यम से जो गरीब ग्रामीण वह रस्टिक विलेज, मतलब रस्टिक पीपल जो है लोगों को बताएंगे, मतलब वो गांव के अनपढ़ गवार लोग जिनसे वो अपेक्षा कर रहा है, मतलब वही बूढ़े व्यक्ति, जिन बूढ़े व्यक्ति द्वारा उसका वर्णन किया जा रहा है, वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं देखिए थोड़ा सा. वन मॉर्निंग आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल. मतलब कि अब ये बूढ़े जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि आज तो मैंने उसको, जहाँ पर जिन पहाड़ियों पर वो प्रायः आया करता था, आज तो मैंने वहाँ पर नहीं देखा, अर्थात वो मर गया. और क्या, सपोज दैट ही वॉज अलाइव आल्सो along the heath and near his favorite tree. बूढ़े व्यक्ति, बूढ़े ग्रामीण ये भी बता रहे हैं कि प्रायः वो जिन पेड़ के नीचे आया करता था बैठने के लिए, आराम करने के लिए, छाया के लिए, उन पेड़ों के नीचे भी आज इधर नहीं दिखाई दिया. मतलब कि प्रेजेंटली ही वॉज नॉट सीन अंडर द ट्री वेयर ही यूज्ड टू टेक रेस्ट, जहाँ जिस पेड़ के नीचे वो प्रायः बैठ करके आराम किया करता था, वो आज वहाँ उस पहाड़ी पर उस पेड़ के नीचे नहीं दिखाई पड़ा. वेयर ही यूज्ड टू गो टू वॉक, जहाँ पर वो प्रायः टहलने के लिए जाया करता था. एट दैट हिल, एट दैट प्लेस he was not also seen there. He has not gone to
वॉक देयर, वहाँ पर वो टहलने भी नहीं गया। द ओल्ड विलेजर्स आर सेइंग, द ओल्ड विलेजर्स आर गिविंग देयर आर्गुमेंट्स, they are giving, they are introducing about the poet. He was today, he was nowadays, he was not appearing nowadays. He, where he used to take rest under the tree, जिस पेड़ के नीचे वो प्रायः बैठ करके, जिस परिचित पेड़ के नीचे, जहाँ वो परिचित स्थान पर बैठ करके जिस पेड़ के नीचे वो प्रायः क्या करता था, आराम करता था, जिस पहाड़ियों पर प्रायः घूमने के लिए जाया करता था, उन दोनों जगहों पर वो नहीं दिखाई पड़ा। मतलब उसके चेहरे, उसके पदचिन्ह, उसके हाव भाव, उसके मुख, उसके आकृति दिखाई नहीं पड़े। इसका मतलब एंड देयर केम नॉर एट बिसाइड द रील, उस छोटे से झरने के पास जहाँ पर वो प्रायः आता था, झरने के कलकल की आवाज़ों को सुना करता था, ऐसी जगहों पर भी उसको नहीं देखा गया, अर्थात ही हैज डेड, वो मर गया है। नार ऑफ द लान, मतलब उस ऊपरी, मतलब कि जहाँ पर चढ़ाई वाले, मतलब ऊपरी मैदान पर, ऊपरी मतलब जगह पर जहाँ पर उसको देखा गया था, नार ऑफ, न वहाँ भी देखा गया, द लान मतलब उस जगह, मतलब ऊपरी जगह, मतलब जहाँ पर पहाड़ियों से होकर के जिस चरागाह में, जिस घास के मैदान में पशुओं को चराने, जहाँ पर पशु चरते थे, वहाँ पर प्रायः हो जाता था, वहाँ पर भी वो कभी अब नहीं दिखाई पड़ा। मतलब कि प्रेजेंटली एट दैट डे ही वॉज नॉट सीन देयर, नार एट द वुड वाज ही, मतलब उन जंगलों में भी वो कहाँ देखा गया, उन निर्जन स्थानों पर भी वो नहीं देखा गया। अर्थात इसका मतलब है कि वो क्या हो गया, वो मर गया, मतलब कि अब कभी इसके बाद कभी नहीं दिखाई देगा। So I think that some old rustic would tell people, some old rustic मतलब कि वो कुछ जो बूढ़े ग्रामीण हैं, जो उस गांव के बूढ़े व्यक्ति हैं, वो क्या करेंगे, would tell people, लोगों को बताएंगे, क्या बताएंगे, that one morning he missed, मतलब आज सुबह, मतलब कि जैसे वो लोग रोज देखते थे उसको, कह रहे हैं कि he missed, उसने अब नहीं देखा, उन लोगों ने नहीं देखा, the presence of the poet, मतलब कि जो कवि की उपस्थिति थी, कवि की उपस्थिति उन लोगों को आज नहीं झलकी, मतलब कवि की उपस्थिति को वो लोग आज नहीं देख पाए। ऑन द फेमिलियर हिल, मतलब उस परिचित पहाड़ी पर जहाँ पर वो प्रायः जाया करता था, एंड एलंग द वेस्ट लैंड ही यूज्ड टू वॉक, और उस पश्चिमी दिशा में, जिस पश्चिमी दिशा, पश्चिमी छोर जहाँ पर वो प्रायः जाया करता था, टहलने के लिए जाया करता था, एंड आल्सो नियर द ट्री, और जिस वृक्ष के नीचे वो प्रायः बैठा करता था, आराम किया करता था, अंडर हिच ही यूज्ड टू सिट एंड लाई फॉरेस्ट, मतलब वहाँ पर जिस जंगल में, जिस स्थान पर वो प्रायः सिट बैठा करता था, लाई लेटा करता था, मतलब उस निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे, उधर भी आज वो कवि जो है नहीं दिखाई पड़ा। अर्थात ही वॉज एनदर पर्सन प्रेजेंट ऑन द सीन, बट द विलेजर्स ओल्ड रस्टिक, मतलब वृद्ध, रस्टिक मतलब ग्रामीण लोग, ये बता रहे हैं कि आज तो मैंने कवि को नहीं देखा, एक दूसरे लोगों की उपस्थिति वहाँ पर महसूस हो रही थी। मतलब एक दूसरा व्यक्ति का मतलब एनदर पर्सन प्रेजेंट ऑन द सीन, मतलब उस दृश्य में, जिस दृश्य में वो कवि हम लोगों को झलकता था, हम लोगों को दिखाई पड़ता था, आज वह कवि हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि कौन दिखाई पड़ा, एक दूसरा व्यक्ति हमको दिखाई पड़ा। सो इट वॉज सेड दैट द पोएट इज गिविंग हिज रियल रीजन ऑफ हिज डेथ दैट ही हैज डाइड। ऐसा वो आज एकदम वास्तविक, मतलब कि कारण को स्पष्ट कर रहा है, वास्तविक कारण, ऐसे कारण को मतलब प्रस्तुत कर रहा है कि वो मर गया है। मतलब ही विल नेवर सीन हियर, मतलब वो यहाँ पर कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। वाई ही इज नो मोर नाउ, मतलब वो अब इस संसार में नहीं रहा। ऐसा कौन बता रहा है, सम ओल्ड रस्टिक, मतलब कुछ बूढ़े व्यक्ति, ग्रामीण लोग बताएंगे। किसको बताएंगे, लोगों को, जो उसको उसके बारे में पूछेंगे, जो उससे परिचित हैं, जो उसकी मतलब कि जानकारी लेना चाहेंगे, जो उसके बारे में थोड़ा सा मतलब ये जानकारी लेना चाहेंगे कि कभी जीवित है कि नहीं, आजकल दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। तो ऐसे लोगों को वो बूढ़े ग्रामीण, अनपढ़ ग्रामीण, उस गांव के वृद्ध लोग बता रहे हैं कि कवि जो है अब उस पहाड़ी पर, उस परिचित पहाड़ी पर, उस मतलब कि परिचित वृक्ष के नीचे कहीं वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, छोटे झरने के पास भी नहीं आ रहा है,
चरागाहों में भी नहीं जा रहा है, जहाँ पर पशु चरते थे वहाँ पर प्रायः वो घूमने के लिए जाता था, अर्थात कभी वहाँ पर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। सो आई मीन टू से दैट it was not the poet was seen neither lying beside the favorite brook, मतलब वो छोटे झरनों के पास भी कभी अब नहीं दिखाई पड़ा। बट इट वॉज नॉट द पोएट, मतलब वो जो दिखाई पड़ा है वो कवि नहीं है, वो एक तीसरा व्यक्ति है जो मतलब कि कवि, मतलब जो कवि दिखाई पड़ता था, कवि रोज वहाँ पर जो आता था वो कवि नहीं है, वो एक तीसरा थर्ड पर्सन है, मतलब कि एक नेक्स्ट दूसरा व्यक्ति है। नाइदर लाइंग बिसाइड द फेवरेट ब्रोक नॉर हेडिंग टुवर्ड्स द लॉन नॉर रोमिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, मतलब वो जो जंगलों में टहला करता था, जंगलों में जो घूमा करता था, नदियों जो झरनों के पास आकर के कलकल की आवाज़, झरने की आवाज़ को बहुत विचार मग्न होकर के, चिंता मुक्त होकर के, लेट करके, सो करके सुनता था और वहाँ पर खोया रहता था, मतलब बहुत आराम से वो नींद लेता था। ऐसी जगहों पर अब कभी उस जंगल में नहीं दिखाई पड़ा, अर्थात वो कभी संसार में नहीं रहा। द पोएट मीन्स टू से दैट it was guessed that the poet is no more now, so all the statement, all the arguments which are argued by the old rustic of that village, in that argument there is no presentation of the god, I'm sorry, there is no presentation of the poet, मतलब इन सभी आर्गुमेंट्स में, इन सभी तर्क वितर्क बातों में जो बातें उसके सामने मतलब प्रस्तुत की जा रही हैं, उन सभी बातों में कवि का कहीं भी कोई प्रेजेंटेशन उपस्थिति नहीं समझ में आ रहा है। देयर इज नो प्रेजेंटेशन ऑफ द पोएट एमंग द आर्गुमेंट्स विच आर बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय द रस्टिक, ओल्ड रस्टिक्स ऑफ दैट विलेज, जो उस गांव के बूढ़े वृद्ध व्यक्तियों द्वारा बताया जा रहा है, बूढ़े व्यक्तियों द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, उसमें कवि का कहीं भी कोई दृष्टांत, कवि का कोई कहीं भी प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है। So I mean to say that this stanza 27 and 28 stanzas are related to the statement. Some statement are 27 stanzas are is related to the presentation. In this stanza, the presentation of the poet has been seen by the narrator who are narrating about the poet, मतलब इस 27वें स्टेंजा में कवि के प्रेजेंटेशन को देखा जाता है, मतलब कि कवि अभी मतलब वो दिखाई पड़ रहा है, कवि के एक्टिविटीज को देखा गया है। और इसमें 28वें स्टेंजा में अब जो रस्टिक विलेजर्स, मतलब कि द ओल्ड रस्टिक्स आर सेइंग, जो मतलब पुराने वृद्ध लोग, उस गांव के वृद्ध व्यक्तियों द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं, उसमें कवि का कहीं भी कोई प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, अर्थात कवि की उपस्थिति यहाँ पर शून्य है, कवि की उपस्थिति यहाँ पर है ही नहीं। जितने आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं, जितने स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट आर बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द ओल्ड रस्टिक्स, देयर इज नो प्रेजेंटेशन ऑफ द पोएट, वहाँ पर उसमें कवि का कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। अब हम आपको इसके बाद 29 स्टेंजा का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें कवि को और थोड़ा सा अलग करके प्रस्तुत किया जाएगा, मतलब कि अब कवि की केवल यादें हमको लगता है उसमें, उसकी जो मतलब कि उसने अपने जो बारे में लिखा है, उसकी जो मेमोरियल पॉइंट्स हैं, which has been seen in the next stanza of the poem and is written in country chart। आप देखते रहिए। Further saying about the poem of 29, कवि, जैसा कि अभी आपने इसके पहले स्टेंजा में सुना कि अब कवि को जो गांव के बूढ़े लोग हैं, ग्रामीण हैं, ये लोग अब बता रहे हैं कि अब कवि दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसके कुछ झलक जहाँ पर देखी जाती थी, जहाँ पर वो दिखाई पड़ता था, ऐसे जगहों पर अब उसकी जो है किसी प्रकार का उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। इस प्रकार से अब इस स्टेंजा में, मतलब इस स्टेंजा में अब आप ये देखेंगे कि मतलब कि लास्ट में ये बताया गया, कवि ने स्वतः बताया कि जब इस प्रकार के उसके किसी प्रकार की चहल पहल, उसके किसी प्रकार का मूवमेंट जहाँ पर वो जाता था नहीं दिखाई पड़ रहा, इसका मतलब कि उसकी मृत्यु हो चुकी है।
अब उस कवि के मृत्यु की पुष्टि करते हुए, मतलब कवि की मृत्यु को पुष्टि करते हुए, देयर आर मेनी स्टेटमेंट, देयर आर मेनी आर्गुमेंट्स विच हैज बीन गिवन इन दिस स्टेंजा, दे वुड हैव प्रूव्ड दैट ही इज नो मोर। मतलब ये अब सिद्ध करने जा रहे हैं, चूंकि अभी उसमें तो जहाँ पर वो जाता था, जिन पहाड़ियों पर जाता था, जिन झरनों को देखने के लिए जाता था, जिन छोटे छोटे मतलब कि क्या कहते हैं कि जो वृक्ष होते थे जहाँ पर वो आराम करता था, वहाँ पर जहाँ पर वो जाता था, अभी तो गया नहीं। मतलब जब वो उस दिन वो नहीं दिखाई पड़ा तो द पीपुल गेस्ड दैट, लोगों ने अनुमान लगाया कि ही वुड नो मोर, मतलब वो नहीं होगा। अब कुछ ऐसे दृष्टांत इसमें पेश किए जा रहे हैं, कुछ ऐसी झलक इसमें दिखाई जा रही कवि द्वारा, कवि स्वतः अपने बारे में ही लिख रहा है, जिसमें ये इट इज प्रूव्ड दैट द पोएट इज नो मोर। अब ये सिद्ध होगा कि कवि नहीं है। अब देखिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। द नेक्स्ट विथ डायर्गस ड्यू इन सैड एरे स्लो थ्रो द चर्च वे पैथी सा हिम बोर्न approach and read, for thou canst read the lay graved on the stone beneath you aged thorn। अब थोड़ा सा पहले आप पैसेज में जो मतलब कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप थोड़ा सा वो करिए, डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कविता का अर्थ पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। यहाँ लिखा है द नेक्स्ट विथ डायर्गस। डायर्गस मीन्स होता है ए सॉन्ग which was sung on the dead person। मतलब अब यहाँ पर जो गीत है, डायर्गस मीन्स होता है एक ऐसा गीत जो किस पर गाया जाता है, एक मृत व्यक्ति पर, मरे हुए व्यक्ति पर गाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर कवि जो है अब अपने मृत्यु को निश्चित सर्टिफाई कर रहा है कि मृत्यु हो गई है कि नहीं। ड्यू इन सैड एरे, मतलब कि अब ऐसे एक सैड एरे का मतलब होता है एक शोक के समय पहना जाने वाला वस्त्र। मतलब वो जो क्या कहते हैं प्रोसेसन, मतलब कि जो फ्यूनरल मतलब डेड बॉडी प्रोसेसन जो होता है, मृत शरीर का जो जनाजा जाता है, उसमें जो शामिल होने वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पर जो गीत गाए जाते हैं उसकी बात करता है। और वैसे जगह पर जैसे आप देखते होंगे कि जो मुस्लिम समुदाय होते हैं उसमें लोग जो है जब जाते हैं तो वो टोपी वगैरह लगाए रहते हैं। तो इस प्रकार का वो कवि जो है पुष्ट कर रहा है कि अब कवि की मृत्यु हो गई है। वो कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। द नेक्स्ट विथ डायर्गस ड्यू इन सैड एरे। डायर्गस मीन्स होता है द सॉन्ग विच इज संग ऑन द डेड बॉडी, ऑन द डेड पर्सन। मतलब ये कह रहे हैं कि अब उसको कुछ जनाजे देखे गए हैं। मतलब शिवा, मतलब कवि ये कह रहा है, मैंने बूढ़े व्यक्ति लोग ये बता रहे हैं, जो गांव के वृद्ध लोग थे वो बताए हैं कि अब एक जनाजा देखा गया है। जनाजा का मतलब कुछ लोग जो है एक जनाजे को लेकर के जा रहे थे, एक डेड बॉडी को लेकर के जा रहे थे। जो जाने वाले लोग थे पुष्ट नहीं हो पा रहा था कि वो मृत डेड बॉडी ही लेके जा रहे थे, लेकिन कवि यहाँ पर दिखा रहा है कि दे वेयर इन सैड एरे, मतलब वो शोक वस्त्रों में, जैसे शोक वस्त्र मतलब उस डेड बॉडी के साथ जो वस्त्र पहने जाते हैं, वेयर किए जाते हैं, उस प्रकार के शोक वस्त्र देखे गए। और क्या, मतलब उस डेड बॉडी पर कुछ लोग उस गीत को गुनगुना रहे थे। कौन सी गीत? जो एक मृत व्यक्ति पर गीत गाया जाता है या जो बोला जाता है, जैसे हिंदू परंपरा में राम राम सत्य ऐसे बोला जाता है, राम राम सत्य है। तो इस प्रकार के कुछ उनको मतलब वो दिखाई पड़ा। मतलब वो ग्रामीण लोग ये बता रहे हैं कि अब एक ऐसे व्यक्ति का जनाजा हमको मिला है, जो लगता है ऐसे व्यक्ति का जनाजा हमको दिखाई पड़ा है, जो उसमें जो लोग जा रहे थे उस जनाजे के साथ शोक वस्त्रों में जा रहे थे, शोक गीतों को गुनगुना रहे थे। ऐसे लगता है कि वो कवि ही है, क्योंकि अब वो जो है पुष्टि हो रही है कि वो मृत बॉडी, डेड बॉडी जा रही थी। स्लो थ्रो द चर्च वे पाथ विथ साहिम बार्न, मतलब कि कुछ लोग उसको गिरजा घर की तरफ, चर्च वे मतलब जहाँ पर मुर्दे दफनाए जाते हैं, डेड बॉडी जहाँ पर ब्यूरी की जाती है, उसकी तरफ लोग जा रहे थे। मतलब अब देखिए, अब यहाँ पर पुष्टि हो रहा है कि स्लो थ्रो मतलब धीरे धीरे किधर वो लोग जा रहे थे,
गिरजाघर के रास्ते की तरफ जा रहे थे जहाँ पर कि मृत लोगों को दफनाया जाता है, अर्थात कवि को अब लोग दफनाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये पुष्टि हो रही है कि कवि अब जो है से इस दुनिया में नहीं रहा है। ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ यू एज्ड थॉर्न, मतलब कि पुरानी कांटेदार झाड़ियाँ जहाँ थी, मतलब कि वैसे जगह वो कब्रों की तरफ जा रहे थे जहाँ पर पुराने कांटेदार झाड़ियाँ थी, जहाँ पर कवि को दफनाया जाएगा। मतलब कि कवि को वहीं दफनाया गया है, कहाँ पर? जहाँ पर पुरानी कांटेदार झाड़ियाँ देखी गई हैं। तो आई थिंक दैट द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज इज गिवन हियर ऑन द ब्लैक बोर्ड। सो माय डियर स्टूडेंट, try to know, try to understand the very easy meaning of this passage which was written on the blackboard in very easy words. The poet means to say that in the view of the poet, according to the poet, it is a method of giving explanation. In the view of the poet, in the thought of the poet means to say that according to the poet. He was seen through the church way. अब कवि को कहाँ देखा गया? मतलब गिरजाघर के रास्ते जाते हुए। The people joining his funeral were dressed in black and they were chanting sad songs. मतलब it is said that the people who were carrying the procession of the dead body funeral joining his funeral were, मतलब वो दाह संस्कार वाले मतलब कि जो दाह संस्कार की प्रक्रिया थी जिस पर लोग जा रहे थे उसमें लोग शामिल हो रहे हैं। वेयर ड्रेस्ड इन ब्लैक, मतलब जो वस्त्र पहना जाता है शोक के समय वैसे वस्त्रों में। इन ब्लैक मतलब कि वो वे वस्त्र जो जनाजे के साथ लोग पहन करके जाते हैं। एंड दे वेयर चांटिंग सैड सॉन्ग्स, चांटिंग मतलब कि कहते हुए, बोलते हुए, सैड सॉन्ग्स मतलब शोक संवेदना को व्यक्त करते हैं। इन द पोएट्स मेमोरी, जो लोग कवि की याद में कुछ चांटिंग सैड्स मतलब कुछ ऐसे गीत को गुनगुनाते हुए जो मतलब कि जनाजे के साथ मतलब उस शव यात्रा के साथ जो गीत गाई जाती है वो कवि के बारे में लोग कहते हुए उसकी याद में गुनगुनाते हुए जा रहे थे। द पोएट वाज ब्यूरीड अंडर द, अब ये वहाँ तो ले गए, अब बताया जा रहा है, ये पुष्ट की जा रही है कि कवि को अब दफना दिया गया है। कवि को क्या किया गया है? कवि को दफना दिया गया। कहाँ पर? द पोएट वाज ब्यूरीड अंडर एन ओल्ड होरी बस, मतलब कि वो कटीली झाड़ियों के नीचे, मतलब कटीली झाड़ियों के पास जो कब्र थे उसमें दफनाया गया। स्टैंडिंग बियॉन्ड एंड शॉर्ट पोयम डिस्क्राइबिंग हिज लाइफ, वहाँ पर लोगों ने खड़े होकर के शोक संवेदनाओं के साथ खड़े थे और उसकी याद में, मतलब उस मृत आत्मा की याद में, मतलब कि कवि के मृत्यु हो जाने पर उसकी याद में उसके जीवन से संबंधित गीतों को, संक्षिप्त छोटे गीतों को गुनगुना रहे थे। वाज इनग्रेव्ड ऑन हिज ग्रेव स्टोन, और वहाँ पर कुछ स्मृति चिन्ह बनाए गए थे। मतलब कि उस कवि ये कह रहा है कि उसके संदर्भ मतलब उसकी याद में कुछ कवि की मृत्यु हो चुकी है, मतलब कि उसके संदर्भ में कुछ गीत गाए जा रहे थे। मतलब गीत गाए जैसे मृत्यु के बाद तो कुछ तिलापट्ट वगैरह जो लगाए जाते हैं, यहाँ कह रहा है कटीली झाड़ियों में उसको ढक दिया गया और उसकी कब्र पर कुछ गीत गाया गया। मतलब कि जो लोग मृत्यु के बाद कुछ लोग गाते हैं, तो कवि बता रहा है वो कि क्या किया गया। हिज लाइफ वाज इनग्रेव्ड ऑन हिज ग्रेव स्टोन, मतलब वहाँ पर उस कंक्रीट वाली जगह पर, कटीली जगह पर कवि के जीवन को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से कवि का जीवन समाप्त हो गया। और इसके बाद द पोएट अगेन से दैट इट वाज प्रूव्ड दैट द पोएट इज नो मोर नाउ, सो ही इज सेइंग अगेन। So I think that in this passage it was addressed, it was described that the procession of the poet or the people who were carrying the dead body of the poet, they were seen. It was proved that this dead body was of the poet. This dead body was related to the poet. So the people were singing the sad song in the memory of the poet, मतलब कवि की याद में जो लोग मतलब जो जा रहे थे वो कवि की याद में
गीत गा रहे थे और कवि को जो है ऐसे कंक्रीट पुरानी कांटेदार झाड़ियों के पास कवि को हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया गया। तो इस प्रकार से इस स्टेंजा में 29 स्टेंजा में जो है कवि की मेमोरी में, मतलब कि कवि की याद में सारे, मतलब कवि के मृत होने की सारी बातों को बताया गया है, अर्थात कवि की जो है मृत्यु हो गई है। अब हम आपको ले चलते हैं 30, मतलब 30वें स्टेंजा में। वो देखिए अब क्या है, ये किससे संबंधित है, थोड़ा सा इस पर हम आप देखते हैं, हम आप नज़र डालते हैं। तो ये 30 स्टेंजा क्या है, वो किससे रिलेटेड है, इसको हम थोड़ा सा आपको बताने जा रहे हैं। हियर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ। अब हमको लगता है कवि को जो है दफनाने के बाद, अब उसके दफनाने के बाद का जो दृष्टांत है उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। ए यूथ टू फॉर्च्यून एंड टू फेम अननोन, देयर साइंस फ्रॉन्ड नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ एंड melancholy मार्क्ड हिम फॉर हर ओन। अब जो कवि है उसके बारे में अब उसको किस स्थिति में रखा गया है इसका वर्णन हो रहा है, थोड़ा सा देखिए। इन द नेक्स्ट स्टेंजा और 30 स्टेंजा ऑफ द पोयम। अब कविता का जो 30वां स्टेंजा है जिस पर जो है अब कवि जो है अब थोड़ी सी जो ग्रामीणों के ऊपर, गांव के कब्रिस्तान पर ग्रामीणों के ऊपर जो शोक व्यक्त कर रहा था, वहाँ पर जा कर के बैठा था। अब वो अपने कब्र पर शोक व्यक्त करने की बात को, करने की चाह को जो है यहाँ पर वर्णित कर रहा है। मतलब अपने जो उसकी कब्र हो गई है, अब कब्र जो है अपने कब्र पर शोक व्यक्त करने की बात को कर रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है। हियर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर उसके सिर को, मतलब जिस कब्र में उसको उसके सिर को रखा गया है, अर्थात देखिए हियर रेस्ट हिज हेड अपॉन द लैप ऑफ अर्थ, मतलब वो धरती के जिस गोदी में, अर्थात जिस कब्र में कवि के सिर को रखा गया है, कवि को दफनाया गया है, अब उसकी बात कर रहा है। क्या कह रहा है कवि? ए यूथ टू फॉर्च्यून एंड टू फेम अननोन। मतलब इस कब्र में एक ऐसे व्यक्ति को दफनाया गया है, एक ऐसे युवक को दफनाया गया है जो अपने जीवन में समय के अभाव, शिक्षा के अभाव और धन के अभाव के कारण वो अपने आप को रिनोन नहीं कर पाया। वो कैसा रह गया? ही वॉज ओनली अननोन पर्सन। मतलब कि वो अज्ञात व्यक्ति रह गया, वो अपनी प्रसिद्धि को और आगे तक नहीं बढ़ा पाया। ऐसे कब्रिस्तान पर, मतलब कवि ये कह रहा है कि वह कब्रिस्तान जिसमें एक ऐसा युवक दफनाया गया है जिसने अपने जीवन में कई चीज़ों के अभाव में, जो अपने जीवन के कई आवश्यक चीज़ों के अभाव में अपने जीवन में बहुत ख्याति नहीं प्राप्त कर पाया, अपने आप को बहुत प्रसिद्ध नहीं कर पाया, ऐसे व्यक्ति का मृत शरीर उसमें दफनाया गया है और उस पर शोक गीत लिखा जाना चाहिए, उस पर स्मृति चिन्ह बनना चाहिए। ऐसी बातें कवि जो है हमें आपको कह रहा है। क्योंकि अब शुरू में ऐसा बताया गया था कि कवि ने ऐसा कहा था कि एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगी कि कभी भी जो है उसी प्रकार के कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा जिस प्रकार से उस कब्रिस्तान में, गांव के कब्रिस्तान में गरीब ग्रामीण लोग दफनाए गए हैं, जिनकी याद में कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, कोई भी संभ्रांत व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, उन उपेक्षित कब्रों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, जिनके बारे में कवि ये कह रहा है कि ये लोग उपेक्षित न होते, ये लोग शिक्षा से यदि वंचित न होते, यदि ये संपन्नता से वंचित न होते, धन से वंचित न होते, ये धनाढ्य रहे होते, इनके पास धन रहा होता, इनके पास अवसर मिला होता, ये लोग भी इस प्रकार से, जिस प्रकार से एम्बिशियस लोग हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं, इस प्रकार से ये भी अपने भविष्य को संवारते, अपने भविष्य में आगे जाते। इसी प्रकार से कभी यहाँ अपने आप के बारे में, अपने विषय में ही कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति का शरीर इस कब्र में दफनाया गया है जो व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, धन, दौलत इत्यादि से वंचित रह गया है। सो ही हैज़ नॉट become a renowned person in his life and there is no good fortune of his, मतलब there is no good fortune for him, मतलब उसके लिए कोई अच्छा भाग्य नहीं उसको मिला ताकि वो जो है अपने जीवन में भी ख्याति प्राप्त करता। Their science frowned not and his humble birth,
मतलब उसका जो जीवन था, मतलब हिज हम्बल, उसका जो जीवन था इतना मतलब कठिन परिस्थितियों में बीता कि वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। एनी एंड मिलांकली मार्क्ड हिम फॉर हर ओन, और उसके जीवन में शोक ही शोक, दुख ही दुख रहे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कवि अपने निर्धनता के कारण, द पोएट मीन्स टू से दैट द पोएट फ्रॉम हिज ओन पॉवर्टी he has not gotten the prosperity in his life, अपने जीवन में उस समृद्धता को प्राप्त नहीं हो पाया। In the short view it was seen the full meaning of this passage has been given on the blackboard. So see here, look at the blackboard. The poet is expressing his own imaginary death, अपने काल्पनिक मृत्यु पर ही अब कवि जो है क्या कर रहा है, कवि जो है अपने काल्पनिक मृत्यु की व्याख्या करते हुए उस पर शोक प्रकट करने की बात को कह रहा है। He has mourned the death of his nameless humanity, मतलब बिना नाम वाली मानवता, मतलब बिना नाम के एक व्यक्ति के ऊपर वो मानवता पूर्वक मतलब मोर्न मतलब विलाप करते हुए उसकी मृत्यु पर एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना नाम का व्यक्ति जिसके मृत्यु के ऊपर वो मानवता पूर्वक विलाप करते हुए, उसकी मृत्यु पर मानवता पूर्वक विलाप करते हुए, उसके बिना नाम के व्यक्ति पर मानवता पूर्वक विलाप करते हुए वो कहता है, क्या कह रहा है, इन दिस ग्रेव वेयर लाइज द डेड बॉडी ऑफ द पोएट, मतलब कहता है कि वो कब्र, जिस कब्र में कवि की डेड बॉडी जो है दफनाई गई है, या ऐसे एक युवक की बॉडी दफनाई गई है जो युवक अपने जीवन में तमाम प्रकार के संसाधनों से दूर रहा। ऑफ द पोएट द लाइन्स शुड बी रिटेन, मतलब ये कहा जा रहा है कि उसके कब्र पर मतलब स्मृति चिन्ह बनाया जाना चाहिए, और स्मृति चिन्ह पर वो कुछ प्रकार की पंक्तियों को खुदा जाना चाहिए, मतलब उसको पंक्तियों की खुदाई हो, क्या किस चीज़ों की, अबाउट द रिपीटेशन ऑफ द पोएट, अबाउट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पोएट, अबाउट द डेथ ऑफ द पोएट। सो ए सच पर्सन वाज ड्यूरिड इन दिस ग्रेव, मतलब इस प्रकार का व्यक्ति जो कवि की भांति है, मतलब कवि स्वतः अपने बारे में कह रहा है कि कवि जो उस कब्र में दफनाया गया है उसके कब्र की स्मृति चिन्ह बनना चाहिए, ताकि कवि को उसके मतलब कवि के मतलब जन्म, उसके मृत्यु, उसकी ख्यात, उसको जो है सुख सुविधाओं से वंचित होने के कारण उसको उपलब्धि नहीं मिल पाई, इन सब चीज़ों का स्मृति चिन्ह कवि के कब्रिस्तान पर स्मृति चिन्ह, स्मृति पत्र के रूप में लिखा जाना चाहिए। ये कवि ऐसा सोच रहा है। Who would not get fame due to his poverty? It is said again, he would not get fame due to his poverty. उसने अपने जीवन में निर्धनता के कारण लोकप्रियता और प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया। So it is again said that on account of his extreme poverty, मतलब आगे बताया जा रहा है कि वो विशेष प्रकार से निर्धनता के कारण ही and lack of proper education, और उचित शिक्षा के अभाव में he was very dejected in life, he was very dejected in life, मतलब वो मुख्य रूप से बहुत ही डिजेक्टेड, मतलब उसका जो जीवन था वो निराशा से भर गया, उसका जीवन निराशा पूर्वक बीता, उसके जीवन में निराशा ही निराशा रही। I mean to say that this stanza was related to the last event of his life, to the last event of the poet, मतलब कि जीवन, मतलब कवि के जीवन के जो अंतिम घटनाएं हैं, मतलब अभी 2 स्टेंजा बाकी है, 32 स्टेंजा टोटल और 32 स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, मतलब इसमें अभी लास्ट में अभी उसके एपिटैफ मतलब उसके शिलापट की बात करेगा, लेकिन अब इसमें जो है एक प्रकार से अंतिम, उसके जीवन का अंतिम निचोड़ बताया जा रहा है। जैसा कि मैं फिर यहाँ से रिपीट करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, हिज ओन इमेजिनरी डेथ, मतलब कवि की एक काल्पनिक मृत्यु हो गई है, मतलब कवि जो है अभी कल्पना में वो है कि वो मर गया है। जैसे ही हैज मोर्न्ड द डेथ ऑफ हिज नेमलेस ह्यूमैनिटी, मतलब एक ऐसे मानवतावादी व्यक्ति के ऊपर विलाप किया गया। ही हैज मोर्न्ड, उसने विलाप किया है
किसके ऊपर? इन दिस ग्रेव, ऐसी कब्र के ऊपर। वो कह रहा है, कवि ये कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति मर गया है, ऐसा व्यक्ति कब्र में दफना दिया गया है, ऐसे व्यक्ति का अंत हो गया है जो व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की सुख सुविधाओं से वंचित होने के कारण अपने जीवन का पूर्ण विकास नहीं कर पाया। एज द पुअर विलेजर्स हु आर लाइंग ब्यूरेड, हु आर लाइंग इन द ग्रेव, मतलब जो गांव के कब्रिस्तान में जो ग्रामीण लोग दफनाए गए हैं, ठीक उसी की दशा का वर्णन करते हुए कवि अपने बारे में बताया भी था। आज इस 30 स्टेंजा में कवि अपने बारे में ही बता रहा है कि वही दशा मेरी भी होने वाली है। तो वो अपेक्षा करता है किससे? लोगों से, जिस लोगों के लिए वो मना कर रहा था कि गरीब ग्रामीण के ऊपर किसी प्रकार से कोई ब्लेम न लगाएं, उनको किसी प्रकार से उपेक्षित दृष्टिकोण से न देखें, उन्हीं लोगों से कवि अपेक्षा करते हुए कह रहा है कि अब वे लोग जो कवि को जानते हैं, जो कवि को मतलब कि एक कविता मतलब कवि को जानते हैं, कवि से परिचित हैं, वे लोग उस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति के मृत्यु के ऊपर एक शिला क्या कहते हैं, स्मृति चिन्ह बनवाएं और उसमें सारी गतिविधियों को, सारी परेशानियों को, सारे चीज़ों से, सारे सुविधाओं से जिससे कभी वंचित हो गया था, उसको जो है खुदवाएं। द पोएट अगेन से दैट इट इज रिपीटिंग द डेड बॉडी ऑफ द पोएट, द लाइन शुड बी रिटेन दैट, मतलब कि जहाँ पर कवि के, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मैं दोहरा दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए कि मतलब कि इन दिस ग्रेव, मतलब उस कब्र में, वेयर लाइज द डेड बॉडी, जहाँ पर कवि की डेड बॉडी मतलब मृत शरीर को दफनाया जाता है, ऑफ द पोएट द लाइन शुड बी रिटेन, मतलब उस कब्रिस्तान पर स्मृति चिन्ह में ये लाइन, ये पंक्तियां खुद ही रहनी चाहिए। क्या? दैट ए सच पर्सन वाज ब्यूरिड इन दिस ग्रेव, मतलब ये हो कि इस कब्र में वह इस प्रकार का व्यक्ति दफनाया गया है, हु वुड नॉट गेट फेम ड्यू टू हिज पॉवर्टी, जो अपने जीवन में निर्धनता के कारण, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल रिसोर्समेंट के कारण वो अपने जो उसके जीवन का जो विकास था, उसके मतलब कि वो अपने जीवन में जिस विकास के बिंदु पर, जिस विकास की तरफ वो उन्मुख था, वहाँ पर नहीं जा पाया। हु वुड नॉट गेट द फेम, प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर पाया, ड्यू टू पॉवर्टी, निर्धनता के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ हिज एक्सट्रीम पॉवर्टी, विशेष निर्धनता के कारण, एंड लॉस ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, और शिक्षा की कमी के कारण उसने क्या किया? ही वॉज वेरी डिजेक्टेड इन लाइफ, वो अपने जीवन में निराशा को प्राप्त हुआ। So the meaning of this passage has been completed today. I hope that the students have learned the meaning of the passage and they try to know with the help of the textbook, try to know the meaning, the real meaning or the something of this passage with the help of the textbook. And this stanza has been narrated in the memory of the dead body of the poet, where the poet has been buried by the people. So he hopes that, the poet hopes that near the on memory of the poet, the letters should be written in the memory of the poet about the notes which are related to the life of the poet, and why he has not gotten the fame in his life, and the reason of poverty and the reason of proper education should be written on the memorial grave where he has been buried by the people. So thank you very much. I will in the next video, the next stanza will be described in the next video. Thank you very much.